नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 122, खोज और बचाव, भाग 1। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में अर्जुन पागलों की तरह ऊपर की ओर भागा और पाया कि दरवाज़ा खुला था। अंदर भागकर जाने पर उसे पता चला कि रोशनी की माँ पहले से ही अंदर थी। उसकी माँ की आंखें क्रोध से भरी थीं। उन्होंने रोशनी को नवीनतम जीवन ट्रैकिंग ब्रेसलेट दिया था, जो रोशनी की हृदय गति और स्वास्थ्य स्थिति को लगातार प्रसारित करता रहता था। हालांकि 20 मिनट पहले डेटा ट्रांसमिशन बंद हो गया। एक माँ होने के नाते उन्होंने सहज ही महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने पाया कि पूरे अपार्टमेंट में अफरा तफरी मची हुई है। जब उसने निगरानी फुटेज देखी तो उसने पाया कि 3 लोग रोशनी को उठाकर ले गए हैं। उसने सक्सेना परिवार की शक्ति को मामले की जांच के लिए जुटा लिया था और अभी वह अपराध स्थल पर नए सबूतों की तलाश कर रही थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह लगभग टूट गई। उसके अंतहीन क्रोध ने उसे अर्जुन को मारने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अर्जुन के कपड़े पकड़े और चिल्लाए, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई भी रुक्सू को चोट नहीं पहुंचा सकता? रुक्सू अब क्यों गायब है? कुछ तो बोलो। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं। उसने कुछ नहीं कहा और रोशनी की मां को उस पर हमला करने दिया। उसी समय उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी हत्या की मंशा बाहर निकल आई। मुझे एक दिन दो, मैं रुक्सू को एक ही टुकड़े में वापस लाऊंगा। रोशनी की मां कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने बोलना जारी रखा, अगर मैं फेल हो गया तो तुम मेरी जान ले सकते हो। इतना कहकर अर्जुन कमरे में घुसा और अपने आसपास का नजारा देखा। उसे यहाँ कुछ नहीं मिला, बस एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आभा के अवशेष थे। ऐसा लग रहा था कि राजवीर राणा का अनुमान सही था। ये किसी ग्रैंड मास्टर या एक से अधिक ग्रैंड मास्टर का काम था। धत्तेरी की। अर्जुन ने खुद को शांत करने की कोशिश की और 3 फोन कॉल किए। पहला पत्र भव्या सिंह को भेजा गया था, जिसमें उनसे रोशनी को खोजने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करने को कहा गया था। दूसरा पत्र जिन लेंग्यान के लिए था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि रिवर सिटी में किन सेनाओं के पास ग्रैंड मास्टर्स हैं। तीसरा पत्र देवव्रत शर्मा को भेजा गया ताकि ये देखा जा सके कि क्या जो परिवार को कोई और उपयोगी जानकारी मिल सकती है। हालांकि 5 मिनट बीत चुके थे और किसी ने भी उसे वह उत्तर नहीं दिया था जिसकी उसे तलाश थी। उसी समय अर्जुन का फोन बज उठा। यह एक अपरिचित नंबर था। नमस्ते। तभी एक धीमी और उपहासपूर्ण आवाज ने जवाब दिया, मल्होत्रा परिवार का कचरा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम घबरा रहे हो? अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी हत्या की मंशा फूट पड़ी। बोलते समय उसकी आवाज ठंडी थी, तुम ही थे जो रुक्सू को ले गए, है न? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। उसे अभी जाने दो और मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, न ही तुम्हारा पीछा करूंगा। यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा और तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम्हारे पीछे चाहे जो भी हो, मैं उन्हें भी इस दुनिया से गायब कर दूंगा। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति हैरान रह गया। स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ थी। वह वही था जो अर्जुन को धमकी दे रहा था, न कि अर्जुन को। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अर्जुन ने अचानक फोन काट दिया। अरे, यह क्या बकवास था? उसने अभी तक उसे पता नहीं बताया था। बिना पते के वे उसे यहाँ कैसे ला सकते थे? उस व्यक्ति ने दोबारा फोन किया, लेकिन उसे फोन कंपनी से सेवा में नहीं का जवाब मिला। वह आदमी पागल होने की कगार पर था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने अपने सामने खड़ी महिला को ऐसे ही छोड़ दिया हो? रिवर सिटी, बिसिलुन पोर्ट। उस आदमी ने अपना फोन लिया और जियांग युवानली और चेन बाओगुओ की ओर चला गया। क्या उस बच्चे ने बताया कि वह कब आएगा? चेन बाओगुओ ने व्यंग्य किया। जियांग सोंग, क्या वह बच्चा अब घबरा रहा है? जियांग युवानली ने पूछा। जियांग सोंग का चेहरा बहुत ही भद्दा था, मानो उसने मल खा लिया हो। उसने उन दोनों की तरफ देखा और असहाय होकर बोला, वह बच्चा। उसने मुझे धमकाया और फिर फोन काट दिया। उसने मुझे पता बताने का मौका भी नहीं दिया। क्या कहा तुमने? उसे वापस बुलाओ। उस बच्चे ने अपना फोन बंद कर दिया। ये कैसे संभव है? चेन बाओगुओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ में नहीं आया कि अर्जुन क्या कर रहा है। उसने रोशनी की तरफ देखा, जो बंधी हुई थी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वे सान्या को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके लोग रोशनी का अपहरण कर लेंगे। रोशनी सक्सेना परिवार की बेटी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
वे तो बस अर्जुन को चारा खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मछली चारा खाने में असफल रही। उसे सूचित करने का कोई तरीका खोजो, चाहे कुछ भी हो, उसे आज यहाँ आना ही होगा। जी श्रीमान। रिवर सिटी, ग्रांड सिटी अपार्टमेंट परिसर। अर्जुन आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने जमीन पर एक अजीब सा रून बना हुआ था और रोशनी की बाली उस रून के भीतर रखी हुई थी। वह क्रोधित था। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, वह निश्चित रूप से इस तरह की तकनीक का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि यह खोज विधि शरीर पर बहुत अधिक बोझ डालती थी। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसके शरीर को नुकसान पहुंचता और उसकी साधना की नींव को नुकसान पहुंचता। हालांकि वह ऐसी चीजों की परवाह करने की हद से आगे निकल चुका था। अर्जुन ने हाथ की मुद्रा बना ली और अजीब अजीब शब्द बुदबुदाने लगा। यह महान दाव खोज तकनीक थी, एक सर्वोच्च तकनीक जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी। अपने रक्तसार का उपयोग करके वह हजारों मील के दायरे में लोगों की खोज कर सकता था। जैसे ही अर्जुन ने और तेजी से मंत्रोच्चार किया, उसके सामने रखी बाली ऊपर तैरने लगी। कुछ ही क्षण बाद वह जलने लगा। इसके अलावा लपटें हरे रंग की थीं और सामान्य लपटों का आकार नहीं ले रही थीं। अब अर्जुन ने अपनी उंगली काट ली और उसके रक्त की एक बूंद आग में जा गिरी, जिससे आग और भी तेज हो गई। सचमुच उसके मन में एक छवि उभरी। कंटेनर, क्रेन, समुद्र, बीसेलून। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं। उसका खून उमड़ पड़ा और वह उसे रोक नहीं सका। उसने मुंह में खून थूक दिया। यद्यपि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसकी हत्या करने की ठंडी मंशा बाहर निकलती रही। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तो तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जरूर उखाड़ फेंकूंगा। शाम 4 बजे, बिसिलुन पोर्ट। ये रिवर सिटी का पुराना बंदरगाह था। चीन की सरकार ने नया वांगजियांग बंदरगाह स्थापित कर दिया था, इसलिए ये जगह अस्थायी रूप से खाली थी। बंदरगाह पुराने कंटेनरों से ढका हुआ था। इस समय एक कंटेनर के अंदर रोशनी लोहे की कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके हाथों में बंधी रस्सी से उसकी गोरी त्वचा पर खून के हल्के निशान पड़ चुके थे। वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, बल्कि अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वे उसकी पहचान जानते थे और इसलिए उसे चोट पहुंचाने से बचते थे। वे उसे नियमित रूप से पानी भी देते थे। इस प्रकार उसने निष्कर्ष निकाला कि वह चारा थी, क्योंकि बाहर के लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग सक्सेना परिवार को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे रिवर सिटी और जियांगन प्रांत में कौन सक्सेना परिवार को नाराज करने का जोखिम उठाने की हिम्मत करेगा? तभी जियांग सोंग हाथ में पानी की बोतल लेकर अंदर आया। उसने बिना किसी भाव के जिया रुक्सू से कहा, पी लो। रोशनी ने पलटकर दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि सक्सेना परिवार को नाराज करने का क्या मतलब होता है? अस्वीकार किए जाने के बाद जियांग सांग ने पानी बाहर फेंक दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे पीते हो या नहीं। बकवास, मैंने कब किसी को इस तरह परोसा है? मैं जियांग सांग की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि उसने लगभग खुद को उजागर कर दिया था। मिस जिया, मुझे धमकाने के लिए सक्सेना परिवार का नाम इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूँ? और तुम? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके हाथ में एक उपकरण अचानक लाल हो गया। ये देखकर जियांग सोंग के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। कोई सचमुच आया था। स्वाभाविक रूप से उसे नहीं लगा कि यह अर्जुन है, लेकिन अगर दूसरों को पता चल जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसलिए उसने रोशनी को अनदेखा किया और जल्दी से बाहर निकल गया। कंटेनर छोड़ने के बाद जियांग सोंग ने अचानक देखा कि बिसिलुन बंदरगाह पर तेज हवा का झोंका आ रहा था। तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे बेयून बंदरगाह को किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया हो। अध्याय 123 123 खोज और बचाव भाग 2 बेयून बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर टकराना। जोरदार धमाके के साथ स्टील का गेट खुल गया। प्रवेश द्वार पर एक युवक के प्रकट होते ही धूल उड़ने लगी। वह अर्जुन था। अर्जुन ने अपने आसपास का वातावरण देखा और स्वाभाविक रूप से कई विशेषज्ञों की आभा देखी। जैसी कि उम्मीद थी, यही वह स्थान था। चूंकि आप लोगों को खेल खेलना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके जीवन के अंतिम खेल में आपका साथ दूंगा। कौन है भाई? 4 युवक अचानक अर्जुन के सामने आ गए और उसका रास्ता रोक लिया। ये चेन बाओगुओ के शिष्य थे और वे सभी ग्रैंड मास्टर थे। सुविधा के लिए चेन बाओगुओ ने उनका नाम वू जिन, वू म्यू, वू हुओ और वू तू रखा था।
वे पिछले 10 सालों से प्राचीन मार्शल आर्ट और हत्या की तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और उनके सबसे मजबूत शिष्य थे। ये भी एक कारण था कि चेन बाओगुओ ने पहाड़ छोड़ते समय उन्हें अपने साथ क्यों लाया था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो सभी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने एक भूत देखा था। उसे यह स्थान कैसे मिला? जियांग परिवार के 3 विशेषज्ञ भी कंटेनर से बाहर निकले और जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो वे भी उतने ही अचंभित रह गए। सबकी निगाहें जियांग सोन पर टिक गईं, क्योंकि कॉल उसी ने किया था। जियांग सांग, क्या तुमने हमसे झूठ बोला? आप ये कैसे समझाएंगे कि उसने ये जगह कैसे पाए? जियांग सांग सचमुच रोना चाहता था। मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने फोन पर बेयून पोर्ट का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया था। तो फिर तुम जाकर उन दोनों को अपने बारे में समझाओ, वू जिन ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि यह बच्चा यहाँ है, तो चलो इससे निपटते हैं और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या खास है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वू जिन आगे बढ़ा और अर्जुन की छाती पर मुक्का मारने की कोशिश की। वह बहुत तेज था। हालांकि जैसे ही वह अर्जुन के करीब पहुंचने वाला था, उसने अपनी मुट्ठी की मुद्रा को बदलकर पंजे की मुद्रा में बदल लिया। अगर वह अर्जुन को पकड़ सकता है तो उसे पूरा भरोसा था कि वह इस बच्चे का कंधा भी कुचल सकता है। चेन बाओगुओ के बाकी शिष्यों के चेहरों पर विजयी मुस्कान थी। वू जिन अपनी टाइगर किंग क्लॉ तकनीक के लिए मशहूर थे। एक बार जब उन्होंने इसे सफलतापूर्वक उतारा तो इसका एकमात्र परिणाम खून और मौत था। अर्जुन ने कोई हरकत नहीं की, जिससे जियांग सांग हैरान रह गया। क्या इस बच्चे के साथ व्यवहार करना इतना आसान था? ऐसा लग रहा था कि चेन बाओगुओ और उसके मालिक इस बच्चे को बहुत अधिक महत्व देते थे। फिर भी उसने अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। बेयून पोर्ट के 30 कैमरे एक ही समय में इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जिससे 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चेन परिवार के विला तक लाइव फुटेज प्रसारित हो गई। बच्चे, तुम डर गए होगे बेवकूफ, वू जिन ने व्यंग्य किया। उसने मारने का फैसला किया और अपना लक्ष्य अर्जुन के कंधे से बदलकर उसकी छाती पर रख दिया। वह अर्जुन का हृदय निकालना चाहता था। हालांकि अर्जुन के दृष्टिकोण से ये बच्चों का खेल से अलग नहीं था। जैसे ही वू जिन का टाइगर किंग पंजा अर्जुन की छाती पर उतरने वाला था, अर्जुन ने आखिरकार आगे बढ़कर एक मुक्का मारा। मुक्का देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें उसकी असली क्यूई की झलक भी थी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कमजोर मुक्का काम करेगा? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मुट्ठी और पंजा टकरा गए। परिणाम एक तरफा रहा। वू जिन की 5 उंगलियां टूट गईं। इसके अलावा अर्जुन की मुट्ठी भी जारी रही और उसकी छाती पर टूट पड़ी। खून निकल आया। वू जिन को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसका शरीर उछल गया और हर जगह खून फैल गया। वह मौके पर ही मर गया। एक हिट पे मार डाला। टाइगर किंग क्लॉ नाम बुरा नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति में बहुत कमी है। सबके दिमाग खाली हो गए। अर्जुन ने एक ग्रैंड मास्टर को तुरंत मार डाला था। भले ही ग्रैंड मास्टर्स के शक्ति स्तर में अंतर हो, फिर भी वे सभी रिवर्सिटी में शीर्ष विशेषज्ञ माने जाते थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन पुनः आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को हवा का आशीर्वाद मिल गया हो, क्योंकि वह तेज गति से हवा में उड़ रहा था। अच्छा नहीं, सब लोग एक साथ हमला करो। चेन बाओगुओ के 3 शेष शिष्यों ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर को एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा है और वे अपने पैर नहीं हिला पा रहे हैं। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर एक गहरा पदचिह्न छोड़ दिया। उसका शरीर हवा में उछला और फिर उसने अपने पैर को जोर से क्षैतिज रूप से बाहर की ओर घुमाया। उनके पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वे केवल हाथ उठाकर ही रोक सकते थे। हालांकि ये बेकार था। कच तेज दरार की आवाजें सुनाई दी, उसके बाद दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी और तीनों उड़ गए। वे कंटेनरों से टकरा गए, जिससे धातु में गहरे गड्ढे हो गए। उनके शरीर कांपते रहे और जाहिर है कि उनमें अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वो सबसे ज्यादा दुखी था। उसका शरीर कंटेनरों के बीच की खाई में धंस गया था और शक्तिशाली बल के कारण उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया था। गल्प जियांग सांग ने अपनी लार निगल ली और उसकी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग गई। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, हृदय में भय छाया हुआ था। हालांकि वे चारों अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने थे, फिर भी वे ग्रैंड मास्टर ही थे। चारों ने मिलकर सेना बना ली, फिर भी वे उसके सिर का एक बाल भी नहीं काट सके। पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्जुन ने केवल 2 चालें ही अपनाई, एक मुक्का, एक किक। ये कैसा राक्षस था? तभी अर्जुन की ठंडी नजर जियांग परिवार के 3 विशेषज्ञों पर पड़ी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम तीनों ने ही रोशनी का अपहरण किया था, है ना? अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी।
उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन जियांग परिवार के 3 विशेषज्ञों के कानों में ये गूंज उठी। अगर तुम कुछ नहीं कहते तो ये स्वीकार करने के समान है। किसी भी मामले में यहाँ तुम्हारी उपस्थिति का मतलब है कि तुम मिलीभगत में हो, इसलिए मर जाओ। अर्जुन उनकी ओर दौड़ा। उसे यह बात नापसंद थी कि लोग उसके आसपास के लोगों का इस्तेमाल करके उसे धमकाते थे। सामने खड़े 2 जियांग परिवार के विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। उनके हाथों में कुछ स्टील की सुइयां दिखाई दी, जिन्हें उन्होंने तुरंत अर्जुन की ओर फेंक दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि वे निकट युद्ध में शामिल हुए तो संभवतः उनकी स्थिति भी अन्य 4 जैसी ही होगी। दूसरे पक्ष की ताकत एक साधारण ग्रैंड मास्टर से भी अधिक थी। ये व्यक्ति निश्चित रूप से हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। जब तक चेन बाओगुओ या उनके मालिक व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाते, वे इस बच्चे को नहीं मार पाएंगे। स्टील की सुइयां हवा में चीरती हुई फुसफुसाती हुई आवाजें करती हुई बाहर निकल गईं। उन्हें लगा कि इससे सामने वाला थोड़ा डर जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब स्टील की सुइयां उनके लक्ष्य के शरीर पर उतरने वाली थीं, तो वे वास्तव में बीच हवा में ही रुक गईं। स्टील की सुइयां अचानक मुड़ गईं और जमीन पर गिर गईं। असंभव! दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। इससे पहले कि वे अपने सदमे से उबर पाते, अर्जुन की हथेली ने उनमें से एक को जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर मुड़ गया था और वह स्पष्ट रूप से मर चुका था। जैसे ही अर्जुन किसी दूसरे व्यक्ति को मारने वाला था, एक आवाज चिल्लाई, रुको! अगर तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो तुम्हारी स्त्री मर जाएगी। अर्जुन की हिंसक आभा अचानक बदल गई। उसकी हथेली दूसरे जियांग परिवार के विशेषज्ञ के चेहरे के ठीक सामने रुक गई। उसकी हथेली के प्रहार से हवा के कारण दूसरे के चेहरे से खून बहने लगा। अध्याय 124 खोज और बचाव भाग 3। कुछ ही दूरी पर जियांग सॉन के हाथ में एक छोटा चाकू दिखाई दिया और उसने उसे जिया रुकसुक की गर्दन पर दबा दिया। रोशनी की जिंदगी खत्म करने के लिए बस एक ही कदम काफी था। अर्जुन, अगर तुमने मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत की तो मिस जिया मर जाएगी, जियांग सांग ने धमकी दी। इस समय रोशनी बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि वह आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगी। यह आदमी यहाँ क्यों था? क्या वह उसे बचाने के लिए यहाँ आया था? रोशनी ने फिर चारों ओर देखा। लाशों की भयानक हालत देखकर उसकी आंखें भय से भर गईं। क्या ये संभव है कि यह सब अर्जुन ने किया हो? जियांग सॉन्ग ने देखा कि अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा है और उसने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम इस महिला को बचाने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दबाजी में कोई काम न करो। हम सिर्फ सस्ते लोग हैं, लेकिन मिस जिया जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार की कुलीन बेटी है। तुम्हें उसकी कीमत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अर्जुन भावशून्य था। उसने आह भरी। तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। तुम्हें सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम्फ! जियांग सॉन्ग ने ठंडी आवाज में कहा, बच्चे, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। अभी घुटने टेक दो, नहीं तो यह औरत मर जाएगी। अर्जुन, उसकी बात मत सुनो। वह मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, रोशनी ने कहा। जब जियांग सांग ने देखा कि रोशनी सहयोग नहीं कर रही है, तो वह क्रोधित हो गया। कुतिया, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने अर्जुन को घूरकर आदेश दिया, मेरे बड़े भाई को छोड़ दो और घुटने टेक दो। जल्दी करो, तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? क्या तुम निश्चित हो? अर्जुन की शांत आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। जियांग सॉन्ग कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने हरकत की। उसके एक हाथ ने सामने खड़े जियांग परिवार के विशेषज्ञ की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने उसे झटक दिया। उसकी हत्या की ठंडी मंशा से चारों ओर माहौल भर गया। जियांग सोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसकी धमकी के बाद भी शांत रहेगा। क्या वह सचमुच इस धमकी को नजरअंदाज कर रहा था? क्या उसे वाकई यकीन था कि वह ऐसा नहीं करेगा? अर्जुन ने लाश को फेंक दिया और धीरे धीरे जियांग सांग की ओर चल पड़ा। हालांकि जियांग सॉन्ग के हाथों में एक बंधक था, लेकिन इस समय वही घबरा रहा था। अर्जुन की आभा बहुत भयानक थी। उसने रोशनी को पकड़ लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। करीब मत आना। अगर तुम आए तो मैं इस औरत को मार डालूंगा। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, चाहे तुम कितने भी तेज हो, मेरा चाकू तुमसे ज्यादा तेज है। क्या ऐसा है? अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तभी उसकी उंगली से सच्ची ची की एक धारा निकली और एक तीर में बदल गई। पुची! ये जियांग सांग के माथे में घुस गया। जियांग सांग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह क्या था? टकराना। उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया, पूरी तरह से जीवनहीन हो गया। अर्जुन ने जियांग सॉन्ग की लाश पर नजर डाली और शांति से कहा, तुम्हें ही मुझसे फोन पर बात करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें फोन पर एक मौका दिया था। अगर तुमने रुक्सू को जाने दिया होता तो तुम्हारा अंत अलग होता। दुर्भाग्य से तुमने अपनी कब्र खुद खो दी।
रोशनी की नज़रें अर्जुन पर टिकी थीं। इस आदमी ने आज उसे बहुत सारे सरप्राइज दिए थे। सक्सेना परिवार की कुलीन बेटी होने के नाते उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को देखा था, यहाँ तक कि प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को भी। हालांकि कोई भी विशेषज्ञ वह नहीं कर सका जो अर्जुन ने किया। अचानक उसे किन परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का ख्याल आया, जिससे उसका पिता उसे विवाह करने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या अर्जुन की ताकत उस प्रतिभा से बढ़कर थी? यदि ऐसा है तो क्या वह उसके पिता का मन बदल सकेगा? कम से कम इस समय तो उसे सुरक्षा का जबरदस्त एहसास हुआ। अर्जुन पहले ही रोशनी के पास आ चुका था और चिंतित होकर बोला, क्या तुम्हें चोट लगी है? रोशनी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलो, बहुत से लोग तुम्हारे बारे में चिंतित हैं, अर्जुन ने कहा। आखिरकार रोशनी को खोजने के लिए रिवर सिटी की सारी सेनाएं जुट गई थीं। इसके अलावा जब अर्जुन बेयून पोर्ट पर आया तो उसे बाहर कुछ लाशें मिलीं। ये स्पष्ट था कि कोई यहाँ आया था, लेकिन उन लोगों ने उसे मार डाला। अन्यथा रोशनी के स्थान के बारे में खबर रिवर सिटी तक पहुंच जाती। इसके बाद अर्जुन ने कुछ संदेश भेजे और उन लोगों से कहा कि वे उसकी तलाश करना बंद कर दें। उसने राजवीर राणा से भी कहा कि वह लाशों की जांच करने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए लोगों को भेजे। उन लाशों से इस बात के सुराग मिलने चाहिए कि इसके पीछे कौन था। चाहे वह कोई भी गुटिया परिवार हो, अर्जुन को उसे उखाड़ फेंकना था। अचानक रोशनी रुक गई। उसकी ठंडी और समझदार आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। क्या आप सचमुच प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं? अर्जुन दंग रह गया और उसने सिर हिला दिया। वह वास्तव में एक साधक था, लेकिन वह बहुत अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता था। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया और साधना की दुनिया दोनों ही अस्तित्व थे जो मार्शल आर्ट का सम्मान करते थे, और उनका सार एक ही था। रोशनी ने काफी देर तक हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या आप जियांगन प्रांत के किन परिवार के बारे में जानते हैं? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर अपना सिर हिलाया। नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें नाराज किया? मुझे उन्हें नष्ट करने में तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। जब रोशनी ने सुना कि अर्जुन किन परिवार को नष्ट करने जा रहा है तो वह चौंक गई और हाथ हिलाने लगी। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रोशनी जब से छोटी थी लगभग हर भोज या पारिवारिक बैठक में किन परिवार का नाम सुनती थी। जियांगनान प्रांत के सभी परिवारों के लिए ये नाम एक उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व की तरह था। वह कभी किन परिवार के घर नहीं गई थी, न ही उसने किन परिवार के किसी सदस्य को देखा था। हालांकि इससे उसे किन परिवार की भयानक ताकत के बारे में समझने में कोई बाधा नहीं आई। अर्जुन के लिए किन परिवार को नष्ट करना लगभग असंभव था। दरअसल रोशनी इस सगाई को ठुकरा कर अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि वह इतनी जल्दी सक्सेना परिवार को छोड़कर रिवर सिटी आ गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि उसके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, खासकर तब जब उसे पता चला कि जिस व्यक्ति से उसकी सगाई हुई है वह वास्तव में किन परिवार से है। अगर उसने विरोध किया तो न केवल उसके साथ कुछ हो सकता था, बल्कि पूरे सक्सेना परिवार का भी अस्तित्व खत्म हो सकता था। इसे भूल जाओ, मैं एक बार में एक कदम उठाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि कोई अवसर सामने आएगा। उसी समय चेन परिवार के विला में सब कुछ शांत था। चेन बाओगुओ और जियांग युवानली बिना कुछ बोले बड़े स्क्रीन को देखते रहे। उन्हें कुछ घुटन भी महसूस हुई। 7 ग्रैंडमास्टर मिलकर भी एक 20 वर्ष के युवक को नहीं मार सके। क्या मजाक, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि नग्न सत्य उनकी आंखों के सामने था और वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे। लंबे समय के बाद चेन बाओगुओ ने चुप्पी तोड़ी और कहा, अपनी ताकत के आधार पर वह ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में स्थान पाने के योग्य हैं। जियांग युवानली ने सिर हिलाया। हालांकि चीज़ों को देखकर लगता है कि इस आदमी ने किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने उन्हें पूरी तरह से ताकत से दबा दिया। या तो यह है कि हमारे शिष्य इतने कमज़ोर हैं कि वह मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की जहमत भी नहीं उठाता, या फिर वह मार्शल आर्ट तकनीक जानता ही नहीं है। अध्याय 125 चुनौती पत्र। यह अब मेरा एकमात्र संदेह है। हम सिर्फ वीडियो से उसकी असली ताकत नहीं देख सकते, लेकिन इसके बारे में सोचिए। ये बच्चा सिर्फ 20 साल का है और उसने सिर्फ 5 साल तक साधना की है। भले ही वह बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन उसकी तुलना हम जैसे लोगों से नहीं की जा सकती जिन्होंने दशकों तक साधना की है, चेन बाओगुओ ने कहा। ग्रैंडमास्टर चेन, क्या आपका मतलब है कि आप अभी भी द्वंद्व चुनौती जारी करना चाहते हैं? जियांग युवानली ने पूछा। चेन बाओगुओ ने स्क्रीन पर अर्जुन की आकृति को घूरते हुए गुस्से से कहा, बेशक। उसने मेरे परिवार के सदस्यों को मार डाला। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं इससे त्रस्त हो जाऊंगा और मेरी मार्शल आर्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके अलावा हर कोई यह मान लेगा कि चेन परिवार पूरी तरह से बेवकूफ़ों से भरा हुआ है।
जियांग युवानली ने अर्जुन की ओर देखा और उसे कुछ आशंका हुई। हालांकि चूंकि चेन बाओगुओ ने अपना मन बना लिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करना पड़ा। उसने आंखें घुमाईं और कहा, अगर यह बच्चा चुनौती स्वीकार करता है तो मैं मास्टर युआन को रेफरी बनने के लिए कहूंगा। मास्टर युआन के साथ मेरी दोस्ती को देखते हुए भले ही इस बच्चे के जीतने की संभावना हो, मैं उसे शून्य कर दूंगा। इन मुकाबलों में हमेशा एक विशेषज्ञ रेफरी मौजूद रहता था। जब चेन बाओगुओ ने यह सुना तो वह चौंक गया और उत्साह से पूछा, क्या आप मास्टर युआन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बार हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में 4.00वें स्थान पर थे? हाँ, जियांग युवानली ने सिर हिलाया। इस बच्चे के जीतने की कोई संभावना नहीं है। रिवर सिटी, ग्रांड सिटी अपार्टमेंट परिसर। अर्जुन और रोशनी अभी अभी घर पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले कि वे बैठ पाते, दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया गया। ये रोशनी की माँ थी। वह दौड़कर रोशनी के पास गई और उसके शरीर के हर हिस्से की जांच की। रोक्सू, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अचानक क्यों ले जाया गया? रोशनी अपनी माँ की इस बेरुखी पर नाराज हो गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, माँ, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? रोशनी की माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची की और अर्जुन को ठंडी नज़र से देखा। फिर उसने रोशनी से कहा, क्या गलतफहमी है? तुम बेहोश हो गई थी। लोग जबरदस्ती अपार्टमेंट में घुसे और तुम्हें ले गए। रुक्सू, चूंकि यहाँ कोई तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए अब मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे पिता ने पहले ही जियांगन प्रांत से 3 विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर दिया है। वे तुम्हारी रक्षा के लिए पर्याप्त होंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। रोशनी ने उसे दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसकी माँ उसे बलपूर्वक ले जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने अर्जुन की ठंडी निगाह देखी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके सामने खड़ा लड़का वाकई अजीब था। हालांकि इतने दिन बीत चुके थे, फिर भी उस लड़के की उस दिन की हत्या की मंशा से उसे अभी भी डर था। अचानक रोशनी की माँ को कुछ याद आया और उसने रोशनी से कहा, रोक्सू, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जन्मदिन करीब है। कुछ दिनों के लिए मेरे साथ वापस आओ। अपने जन्मदिन के बाद तुम कभी भी वापस आ सकती हो। रोशनी थोड़ी ललचाई हुई थी। आखिरकार उसकी माँ पहले ही एक कदम पीछे हट चुकी थी। चाहे कुछ भी हो, उसे जन्मदिन की पार्टी में तो जाना ही था। इसके अलावा आपकी दादी आज आपका जन्मदिन मनाने के लिए रिवर सिटी वापस आ सकती हैं। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? आखिरी वाक्य सुनते ही रोशनी कांप उठी। वह उत्साहित होकर बोली, दादी भी आ रही हैं। क्या वे विदेश से लौटी हैं? रोशनी की माँ ने सिर हिलाया। रोशनी ने अपने होंठ काटे और अर्जुन की तरफ देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने सिर हिला दिया। तुम वापस जाकर अपनी दादी से मिल सकते हो। साथ ही मेरी तरफ से उनसे नमस्ते भी कह सकते हो। साथ ही मैं तुम्हारे जन्मदिन पर वहां रहूंगा। मैं तुम्हें यहाँ वापस लाऊंगा। अर्जुन के पास इसके अपने कारण थे। अपार्टमेंट अब सुरक्षित नहीं था, इसलिए रोशनी के लिए विला में लौटना एक समझदारी भरा फैसला था। इसके अलावा वह देख सकता था कि रोशनी अपनी दादी की कितनी परवाह करती थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अगले कुछ दिनों में खरपतवार को उखाड़ना था। वह सभी खतरों को शुरू में ही खत्म करना चाहता था। अंत में रोशनी अपनी माँ और कुछ अंगरक्षकों के साथ चली गई। हालांकि जाने से पहले उसने हेवनली जस्टिस ग्रुप के विकास योजना की एक प्रति अर्जुन को सौंप दी। हालांकि अर्जुन को व्यापारिक मामलों की समझ नहीं थी, फिर भी वह इस दस्तावेज का महत्व समझ गया। मैग्निफिसेंट ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष और जियांगन प्रांत के एक शीर्ष व्यापारिक परिवार की बेटी होने के नाते रोशनी को रजत शेनॉय की तुलना में प्रमुख निगमों के विकास के बारे में अधिक जानकारी थी। अर्जुन ये दस्तावेज हेवनली जस्टिस ग्रुप के पास ले जाने ही वाला था कि अचानक लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का अपार्टमेंट के दरवाजे पर आया। क्या आप अंकल अर्जुन हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। अर्जुन अंकल, एक बूढ़े आदमी ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा था। छोटे लड़के ने पत्र अर्जुन को थमा दिया और फिर चला गया। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और असमंजस में पत्र खोला। क्या तुम मेरे चेन परिवार के एक सदस्य को मारने के बाद मौत तक की लड़ाई स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम अपने आसपास के लोगों की कितनी बार रक्षा कर पाओगे? इस पर चेन परिवार के चेन बाओगुओ के हस्ताक्षर थे तथा इसमें कुछ अन्य विवरण भी शामिल थे। अंतिम वाक्य स्पष्टतः एक धमकी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब उसने चेन परिवार के 2 सदस्यों को मारा था तो उन्होंने उसे धमकाने के लिए वही पर्वत पर बूढ़े आदमी का नाम इस्तेमाल किया था। अब ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी आखिरकार वापस आ गया था। आखिरी वाक्य से ऐसा लग रहा था कि रोशनी के अपहरण का संबंध भी चेन बाओगुओ से है। इसलिए यह व्यक्ति यह संकेत दे रहा था कि अगर वह नहीं माना तो सान्या और रोशनी को फिर से निशाना बनाया जाएगा।
चूंकि तुमने खुद को खुलकर दिखाया, इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। इसके बाद अर्जुन स्वर्गीय न्याय समूह की ओर जाने के लिए अपार्टमेंट से निकल गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और जिनलिंग्यान जल्दी से बाहर निकल गया। श्री अर्जुन, क्या आपको चुनौती पत्र मिला? अर्जुन दंग रह गया। उसने हाथ में पत्र लहराते हुए पूछा, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? जिनलिंग्यान ने पत्र छीन लिया और उस पर नजर डाली। उसके हाव भाव अचानक बदल गए और वह बुदबुदाने लगी, ये वास्तव में सच है। लानत है, क्या हुआ? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार उसे यह खबर सिर्फ 1 मिनट पहले ही मिली थी। जिन परिवार को यह खबर कैसे मिली? ये तो बहुत जल्दी हो गई। जिनलिंग्यान ने जल्दी से समझाया, श्री अर्जुन, ये बहुत पहले ही सार्वजनिक हो चुका है। अब रिवर सिटी की सभी सेनाएं आपके और मास्टर चेन के बीच की लड़ाई के बारे में जानती हैं। रिवर सिटी मार्शल आर्ट एरेना का इस्तेमाल विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। इसे 5 से 6 सालों से सक्रिय नहीं किया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल मौत की लड़ाई के लिए किया जाता है। चेन बाओगुओ स्पष्ट रूप से आपको वहां मारने की योजना बना रहा है। जिनलिंग्यान ने देखा कि अर्जुन भावशून्य था और आगे कहा, श्री अर्जुन, आप चुनौती पत्र को अस्वीकार कर सकते हैं। आपको इसे अनदेखा करना चाहिए। अध्याय 126 126 बैठक भाग 1। यह हार स्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक वापसी है। इसके अलावा आपके पास जो परिवार और हुआक्सिया की रहस्यमयी शक्ति है जो आपका समर्थन कर रही है। चेन बाओगुओ आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने सोचा था कि उसका अनुनय विनयकारग होगा, लेकिन अर्जुन ने केवल मुस्कुराकर कहा, मैं इतना अच्छा प्रस्ताव क्यों ठुकराऊं? चूंकि उसने खुद को चांदी की थाली में परोसकर पेश किया है, इसलिए मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। जिनलिंग्यान का चेहरा पीला पड़ गया। श्री अर्जुन, चेन बाओगुओ 10 साल से भी ज्यादा समय पहले ग्रैंड मास्टर बन गया था। वह इतने सालों से वुई पर्वत पर साधना कर रहा है, और यह भी कहा जाता है कि उसने तब एक शक्तिशाली मार्शल तकनीक हासिल की थी। वह केवल वुई पर्वत पर इसलिए छिपा था क्योंकि वह उस तकनीक की साधना करते समय जासूसी नहीं करना चाहता था। मेरे पिता में भी शायद ऐसे विशेषज्ञ से निपटने की ताकत नहीं होगी, आप तो दूर की बात है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। जल्दबाजी मत करो। वास्तव में अगर कुछ दिन पहले अर्जुन ने उसे दवाइयां न दी होती, तो वह उसे मनाने के लिए इतनी दूर यहां तक नहीं आती। वह जानती थी कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है और उसने जियांग वेनलिन को आसानी से मार भी दिया था। लेकिन क्या जियांग वेनलिन की तुलना चेन बाओगुओ से की जा सकती है? एक थी धरती और दूसरा था स्वर्ग। श्री अर्जुन, जिनलिंग्यान कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसे बीच में टोक दिया, मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। जिनलिंग्यान को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना दृढ़ रहेगा। यह मौत को आमंत्रित करने से भिन्न नहीं था। एक बार जब वह मार्शल आर्ट के मंच पर कदम रखता, तो अर्जुन को बेरहमी से कुचल दिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिवर सिटी में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अर्जुन का कोई परिचित नहीं था। अगर चेन बाओगुओ रेफरी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता, फिर तो उसके बचने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी। जिनलिंग्यान ने आह भरी और अर्जुन को अलविदा कहा। वह कार में वापस आए और अपने पिता का नंबर डायल किया। पिताजी, ये लड़का अभी भी चुनौती स्वीकार करना चाहता है। क्या हम अभी भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं? फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर बोला, अंतिम संस्कार के लिए किसी कंपनी का इंतजाम करो और इस बच्चे के लिए एक बढ़िया ताबूत तैयार करो। अगर हम उसके जीते जी उसका कर्ज नहीं चुका सकते, तो कम से कम उसके मरने के बाद उसे एक शानदार दफन तो दे ही सकते हैं। यह जिनलिंग्यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। पिताजी, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा। जिन परिवार ने उसे बार बार अवसर दिए हैं, लेकिन उसने कभी उनका फायदा नहीं उठाया। साथ ही मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अर्जुन के मामलों में अब और शामिल न हो। तो क्या हुआ अगर यह बच्चा उन गोलियों के स्रोत को जानता है? इस तरह का व्यक्ति जो नहीं जानता कि कैसे शांत रहना है, वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हाँ पिताजी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्जुन जल्द ही स्वर्गीय न्याय समूह में पहुंच गया। जैसे ही वह ऊपर जाने वाला था, राजवीर राणा ने आवाज लगाए, हॉल मास्टर, क्या आप चेन बाओगुओ की चुनौती स्वीकार करने जा रहे हैं? राजवीर राणा की चिंतित आवाज सुनाई दी। ये बात तो आपके कानों तक पहुंच चुकी है। हॉल मास्टर, चेन बाओगुओ बहुत शक्तिशाली है। उसकी ताकत उसे कम से कम ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 600 में रहने के योग्य बनाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मारने के लिए किसी को भेजूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल सकता हूं। अर्जुन ने शांति से कहा।
हॉल मास्टर, मैंने सुना है कि चेन बाओगुओ के पास एक विशेष मार्शल आर्ट तकनीक है। आप हमारी सुरक्षा में ढील नहीं दे सकते। इससे पहले कि राजवीर राणा आगे बढ़ पाते, अर्जुन ने फोन रख दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, देवव्रत शर्मा का फोन आया। ये स्पष्ट था कि वह भी चुनौती के बारे में फोन कर रहा था। कुछ ही देर बाद भव्य सिंह, शंकर बंसल और अर्जुन के अन्य परिचितों ने भी फोन किया। कोई भी अर्जुन की संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था तथा उसे चुनौती को नजरअंदाज करने के लिए राजी करना चाहता था। अर्जुन इतना गुस्से में था कि उसने अपना फोन लगभग तोड़ दिया। क्या ये लोग सचमुच उसकी ताकत के बारे में इतना बुरा सोचते थे? सौभाग्य से रजत शेनॉय और सान्या को इस मामले के बारे में पता नहीं था और उन्होंने केवल निगम के मामलों पर ही उनसे चर्चा की। वर्तमान में हेवनली जस्टिस ग्रुप पहले से ही रिवर सिटी में कई दवा कारखानों के साथ अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रहा था। एक बार यह पूरा हो जाने पर उनकी प्रगति तेज हो जाएगी। उम्मीद थी कि यह अगले महीने की 1 तारीख को उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा। श्री अर्जुन, हम इस समय एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम जो दवाइयां बनाते हैं वे थोड़ी खास होती हैं और अधिकारियों के पास उनकी स्वीकृति के लिए आवेदन करना बहुत परेशानी भरा काम है। यदि अनुमोदन सफल भी हो जाता है तो भी फॉर्मूले की गोपनीयता इसके दाखिल होने के बाद लीक हो जाएगी। अर्जुन ने सोचा और कहा, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं आज रात तक तुम्हें जवाब दे दूंगा। हाँ मिस्टर अर्जुन। रजत शेनॉय को यह अच्छी तरह पता था कि अर्जुन के संपर्कों के बिना हेवनली जस्टिस ग्रुप के पास इन चीजों को सुझाने का कोई रास्ता नहीं होगा। सान्या को आज ओवरटाइम करना था, इसलिए अर्जुन को पहले वापस जाना पड़ा। जैसे ही वह बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकला, उसका फोन फिर बज उठा। यह एक अनजान नंबर था। अर्जुन ने तुरंत ही उस कॉल को अस्वीकार कर दिया। यह शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जो चुनौती के बारे में वही बेकार सलाह देने वाला था। हालांकि कुछ सेकंड बाद फिर से घंटी बजी। असहाय होकर अर्जुन ने फोन उठाया। लाइन के दूसरे छोर से एक धीमी आवाज आई, अर्जुन, ये कृतिका है। दरवाजे से बाहर निकलकर 8 बजे की दिशा में चले जाना। वहां एक सफेद वैन है जिसकी ब्लिंकर लगी हुई है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। कृतिका, इस आदमी ने कहा था कि वह मुझे 3 दिन में खबर देगा। तब से कितने दिन हो गए? फिर भी इस समय स्वर्गीय न्याय समूह को स्वीकृति के लिए मदद की जरूरत थी। शायद वह इसके लिए कृतिका पर भरोसा कर सकेगा। अर्जुन सीधे उस स्थान पर चला गया जिसका उल्लेख कृतिका ने किया था। सचमुच चौराहे पर एक पुरानी सी दिखने वाली सफेद वैन खड़ी थी। कृतिका को अंदर बैठा देखकर अर्जुन ने वैन का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मुझे सचमुच बहुत खेद है, कृतिका ने क्षमा मांगते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों से मैं एक मिशन के कारण देरी से आ रहा हूँ। चलो अब चलते हैं, क्या तुम्हारे पास समय है? ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। कृतिका ने पीछे देखने वाले शीशे की ओर इशारा किया और एक छोटे बाल वाले व्यक्ति ने वैन स्टॉप की और रिवर सिटी के पश्चिम की ओर गाड़ी चलाने लगा। आधे घंटे बाद जब वैन कई जांच चौकियों से गुजरी तो वह एक विशेष इमारत के सामने रुकी। अर्जुन, यह एक सिस कार्ड तुम्हारे लिए है। कृतिका ने अर्जुन को एक ग्रीन कार्ड दिया और फिर निर्देश दिया, मेरे पीछे आओ। जब तुम बाद में उस व्यक्ति से मिलोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को संयमित कर पाओगे। उनके शब्दों में धमकी का भी भाव था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह खुद को रोक सकता था, लेकिन अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही बोल देता तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। कुछ ही देर बाद कृतिका अर्जुन को एक खास मीटिंग रूम में ले आए। उसने दरवाजा खटखटाया और बाहर से कहा, रिपोर्टिंग। अर्जुन आ गया है, उसे अंदर आने दो। बैठक कक्ष से एक गरिमा में आवाज आई। दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर चला गया। जल्द ही उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को साधारण कपड़े पहने हुए देखा जो उसकी ओर पीठ करके और हाथ पीठ के पीछे रखे हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। हालांकि दूसरे पक्ष ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन अर्जुन को पता चल गया कि दूसरा पक्ष एक मार्शल आर्टिस्ट है और कमजोर नहीं। अर्जुन को खतरे का आभास भी हुआ। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, अर्जुन, पुरुष, जियांगन प्रांत के रिवर सिटी से। उनके पिता ध्रुव मल्होत्रा हैं और उनकी मां जियांग यूरोंग हैं। 5 साल पहले रिवर सिटी के क्लाउड लेक मैनर में हुई त्रासदी में 3 लोगों का परिवार मर गया था। 5 साल बाद अर्जुन मृतकों में से वापस आया और ग्रैंड मास्टर के रूप में रिवर सिटी लौट आया। अध्याय 127 बैठक भाग 2। अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बात खत्म करने के बाद पलटा। उसकी बात जैसी तीखी निगाहें अर्जुन को परख रही थीं। अर्जुन, इस समयावधि में तुम्हारी उपलब्धियां ही दूसरों की जीवन भर की उपलब्धियों को ग्रहण लगाने के लिए पर्याप्त हैं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। इस आदमी को कितना पता है? अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठा और 2 कप चाय डाली। मैं वास्तव में ये जानने को उत्सुक हूं कि आप पिछले 5 वर्षों में कहाँ रहे हैं।
वास्तव में मैं इस तथ्य के बारे में और भी अधिक उत्सुक हूं कि आप चेन बाओगुओ जैसे अनुभवी ग्रैंडमास्टर से चुनौती स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अधेड़ व्यक्ति ने अपने हाथ में कुछ बल इकट्ठा किया और चाय का कप उसके सामने धकेल दिया। चाय का प्याला मेज पर सरक गया और उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन प्याले से चाय बाहर नहीं गिरी। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। चाय का प्याला वहीं रुक गया और बल खत्म हो गया। उसने चाय का प्याला उठाया और शांति से एक घूंट लेकर कहा, बात को घुमा फिराकर कहने की कोई जरूरत नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उसके काम में कितनी ताकत है। यहाँ तक कि एक ग्रैंडमास्टर भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। यदि ग्रैंडमास्टर इतना शक्तिशाली भी होता कि वह बल को झेल लेता, तो भी बल से चाय का कप टूट जाता। उसका शांत हृदय बुरी तरह हिल गया था। उसने इस बच्चे की ताकत को बहुत कम आंका था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने दिल में उठे सदमे को दबाते हुए कहा, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम महेश राव है। मैंने कृतिका से सुना है कि तुम हमारे साथ सहयोग करना चाहती हो। कैसे? बेशक, अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी ताकत इसके लायक है। अर्जुन ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। मैं बेलगाम रहने का आदी हूँ। अभी हेवनली जस्टिस ग्रुप को दवा बनाने की जरूरत है। कुछ प्रक्रियाएं बहुत तकलीफदेह और दखल देने वाली हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगूंगा। अगर यह संभव नहीं है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अर्जुन पहले ही खड़ा हो चुका था। महेश राव ने कुछ सेकंड तक सोचा और गंभीरता से कहा, मैं इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? आखिरकार जीत जीत की स्थिति ही सबसे अच्छा परिणाम है। अर्जुन ने अपनी जेब से एक गोली निकाली और उसे फेंक दिया। मैं तुम्हें इनमें से 200 दे सकता हूं। महेश राव ने गोली पकड़ ली। उसने कृतिका से सुना था कि इस व्यक्ति के पास बहुत ही कारगर उपचार गोली है। जब उसने गोली के पैटर्न देखे तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आशा के अनुसार इस गोली का औषधीय प्रभाव उत्कृष्ट था। इसके अलावा इस बच्चे के पास निश्चित रूप से बड़ी संख्या में ये सिक्के थे। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 500। महेश राव ने एक क्षण सोचा और मोल तोल किया। इन गोलियों का मूल्य असाधारण था। उन्हें अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए और अधिक गोलियों के लिए संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन निश्चित रूप से 500 गोलियों के लिए सहमत नहीं होगा, लेकिन 200 के ऊपर 100 और गोलियां जोड़ने से उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब अर्जुन ने ये नंबर सुना तो वह तुरंत वहां से चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। भाड़ में जाओ। महेश राव को पता था कि उन्होंने स्थिति का गलत अनुमान लगाया है और जल्दी से कहा, रुको, 200 ही है। अर्जुन ने अपनी चाल रुकी और कहा, मैंने अब अपना मन बदल लिया है। 100 गोलियां। अगर यह संभव हुआ तो हम सौदा कर लेंगे। अगर यह संभव नहीं हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। महेश राव क्रोधित हो गए। वह दूसरे पक्ष की शर्तों से सहमत हो गया था, लेकिन इस लड़के ने उसकी शर्त आधी कर दी थी। ये बहुत बड़ी हानि होगी। वह कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन की शांत आवाज फिर सुनाई दी, अगर 5 सेकंड में मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं फिर से अपना विचार बदल सकता हूँ। 5, 4, धत्तेरी की। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसे सैन्य उपयोग के लिए इन गोलियों की जरूरत नहीं होती तो वह यहाँ आने की सोचता ही नहीं। सौदा। महेश राव ने अपना निर्णय तब सुनाया जब अर्जुन की गिनती 2 पर पहुंची। अर्जुन ने कहा, ऐसी स्थिति में आइए एक समझौता तैयार करें। महेश राव की आंखें चौड़ी हो गईं। आप 1 मिनट बाद किसी ने 2 समझौते तैयार किए। महेश राव का चेहरा पूरे समय ठंडा रहा। वह हस्ताक्षर करने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे टोक दिया, 1 मिनट रुको, एक और शर्त जोड़ो। महेश राव बहुत गुस्से में था। वह लाल चेहरे के साथ दहाड़ता हुआ बोला, अर्जुन, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। अर्जुन ने उसकी उपेक्षा की। मैं एक और शर्त जोड़ूंगा। मैं घायल योद्धाओं को व्यक्तिगत रूप से 100 गोलियां और दूंगा। महेश राव दंग रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य और उलझन से भरी थीं। उसे एहसास हुआ कि यह युवक उतना क्रूर नहीं है जितना उसने शुरू में सोचा था। अब उसे लगा कि उसे दूसरे पक्ष का कुछ देना है। अर्जुन ने कागजात पर हस्ताक्षर किए और एक दस्तावेज हाथ में लेकर बाहर चला गया। ठीक है, कल कृतिका को बुलाकर गोलियां ले जाना। ऐसा करने से पहले मुझे फोन करना। जहां तक हेवनली जस्टिस ग्रुप की बात है, रजत शेनॉय से संपर्क करने के लिए किसी को खुद ही ढूंढो। जैसे ही अर्जुन जाने वाला था, महेश राव ने कुछ सोचा और कहा, आपको चुनौती को अस्वीकार करने पर विचार करना चाहिए। मुझे दी गई जानकारी के आधार पर चेन बाओगुओ अकेला नहीं है जो इस बार आपसे निपटना चाहता है। जियांग परिवार भी इसमें शामिल है।
अगर वे दोनों मिल गए, तो अगर वे रेफरी को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए रुका और हिचकिचाया, फिर महेश राव की नज़रों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद कृतिका अंदर आई। महेश राव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, विमान तैयार करो। मैं आज रात उस व्यक्ति से कहूंगा कि इस व्यक्ति की सुरक्षा का कोई उपाय खोजे। कृतिका के मन में उथल पुथल मच गई। इस व्यक्ति की सुरक्षा करें? क्या यह आवश्यक था? क्या वह इसके लायक है? कृतिका की अनिश्चित आवाज गूंजी। महेश राव की आंखों में एक जटिल चमक उठी। यह इसके लायक है या नहीं, ये तो हम द्वंद्व युद्ध का नतीजा देखने के बाद ही जान पाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसके जैसा कोई व्यक्ति इस तरह के द्वंद्व युद्ध में हार जाए। कम से कम मेरा तो यही मानना है। वह हमें जरूर दिखाएगा कि वह क्या करने में सक्षम है। रात को अर्जुन अपार्टमेंट में वापस नहीं लौटा, बल्कि सीधे अपने टॉमसन कॉन्डोमिनियम में चला गया। उसके पास 200 गोलियां नहीं थीं, इसलिए उसे पहले ही उन्हें परिष्कृत करना पड़ा। कल अध्याय 128 बाहर जाना सौभाग्यवश उसके पास पर्याप्त मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां और 100 जड़ी बूटियों वाला कढ़ाई था, इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगा। जल्द ही 100 जड़ी बूटियों की कढ़ाई से औषधीय सुगंध की लहरें उठीं और पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन को तो ये भी महसूस हुआ कि उसकी साधना में सुधार हुआ है। 100 हर्ब कॉल्ड्रॉन वास्तव में कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे खरीदने के लिए कुछ 100 मिलियन खर्च करना पूरी तरह से उचित था। उसी समय सान्या काम से घर पहुंची और उसने पाया कि घर पर कोई नहीं है। जब वे तीनों यहाँ रहते थे तब की तुलना में अब यहाँ बहुत शांति थी। अर्जुन ने उसे दिन में ही बता दिया था कि रोशनी को उसकी माँ घर वापस ले गई है, इसलिए वह समझ गई। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि अर्जुन वापस क्यों नहीं आया। उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वह फिर बाहर जा रहा है। सान्या अपार्टमेंट में टीवी देखते हुए इंतजार कर रही थी। जब रात के 11 बज गए तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया है। उसने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। क्या इस आदमी को कुछ हो गया होगा? सान्या बहुत चिंतित थी। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटित हो चुका था। ऐसे कई लोग थे जो अर्जुन और स्वर्गीय न्याय समूह से निपटना चाहते थे। सान्या जितना इस बारे में सोचती, वह उतनी ही परेशान होती जाती। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन उसके लिए और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था। सान्या चेहरे पर उदासी लिए लिविंग रूम में इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपने कमरे से एक सुंदर सी चाबी निकाली। अर्जुन ने उसे यह किताब तब दी थी जब वे टैक्सी में टॉमसन कॉन्डोमिनियम के बारे में बात कर रहे थे। उसे हमेशा लगता था कि अर्जुन मजाक कर रहा है, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अर्जुन वाकई वहां अपनी जगह बना सकता है। हेवनली जस्टिस ग्रुप की पंजीकृत चुकता पूंजी 100 मिलियन युआन थी और अर्जुन के पास इसमें 100% हिस्सेदारी थी। हालांकि टॉमसन कॉन्डोमिनियम की कीमत 100 मिलियन युआन से कहीं अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस आदमी ने उसे यह चाबी दी थी तो वह पैसे से वंचित लग रहा था। उसने उससे 3000 युआन भी उधार लिए थे। सान्या टॉमसन कॉन्डोमिनियम्स पहुंची और सुरक्षा गार्डों को अपनी चाबी दिखाई, जिन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। फिर वह लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर चली गई। जल्द ही वह एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजे में चाबी डाली। ये सच नहीं हो सकता है ना? उस समय सान्या घबराहट और उत्सुकता दोनों से भरी हुई थी। उसने चाबी को थोड़ा सा घुमाया और दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। बिल्कुल नहीं। सान्या जमीन पर ऐसे खड़ी रही मानो उसे बिजली गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन टॉमसन कॉन्डोमिनियम का मालिक होगा। इसके अलावा यह एक शीर्ष मंजिल का पेंटहाउस स्वीट था। यह विला से भी अधिक शानदार था। इस आदमी ने इतनी कीमती चाबी मुझे इतनी आसानी से क्यों दे दी? इसके अलावा जब उसके पास इतना शानदार पेंटहाउस स्वीट था तो वह अभी भी उसके अपार्टमेंट में क्यों रहता था? दवा की खुशबू सूंघते ही सान्या की नाक की नोक हल्की सी हिल गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और ऐसा नजारा देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। अर्जुन पैर मोड़कर बैठा था। उसके पूरे शरीर पर एक सुनहरी रोशनी छाई हुई थी। उसके सामने एक प्राचीन दिखने वाला बर्तन रखा हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन की हथेली से आग की लपटें निकल रही थीं। यह एक अत्यंत विचित्र दृश्य था। डिंग! जब गोलियों का आखिरी बैच खत्म हो गया तो अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपनी हथेली जमीन पर पटकी और उछलकर पलटा। फिर उसने देखा कि सान्या दरवाजे पर एक डरी हुई मूर्ति की तरह खड़ी थी। सान्या, तुम यहाँ क्यों हो? सान्या को सदमे से उबरने में काफी समय लगा और उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, क्या ये सचमुच तुम्हारा है? अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस समय छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था।
ये सिर्फ एक संपत्ति थी। अर्जुन ने सान्या को कमरे में खींच लिया। क्या आप अंदर आकर देखने नहीं जा रहे हैं? सान्या ने सिर हिलाया और गोलियों की कड़ाही को अनदेखा कर दिया। वह इंडोर पूल के कुछ चक्कर लगाती रही और फिर फ्रेंच खिड़कियों के पास चली गई। इस कोण से वह लगभग पूरा रिवर सिटी देख सकती थी। दृश्य अद्भुत था। इतने सालों तक जब भी वह टॉमसन कॉन्डोमिनियम के पास से गुजरती तो वह ईर्ष्या से उन्हें देखती। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन पेंटहाउस स्वीट की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी होगी और रिवर सिटी को नीचे देखेगी। ये सब कुछ बहुत अवास्तविक लगा। फिर सान्या दूसरे कमरे में भाग गई और नर्म बिस्तर पर कूद गई। उसे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। ये स्थान अच्छी तरह से सजाया और सुसज्जित था और यह कुछ ऐसा था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अर्जुन को सान्या का पेंटहाउस स्वीट के प्रति लगाव समझ में आ गया और वह मुस्कुरा उठे। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं ये जगह तुम्हें दे दूंगा। मैं कल किसी को इसका मालिकाना हक सौंप दूंगा। 5 साल पहले सान्या ने मल्होत्रा परिवार के 3 सदस्यों को तमाम आलोचनाओं और कठिनाइयों के बावजूद दफनाया था। एक घर उसके लिए कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा अपनी क्षमता के साथ वह आसानी से कुछ गोलियों को परिष्कृत कर सकता है और उन्हें कुछ विला खरीदने के लिए बेच सकता है। भविष्य में हेवनली जस्टिस ग्रुप और भी अधिक पैसा कमाएगा। तब तक रिवर सिटी का उल्लेख नहीं करना, वह कैपिटल सिटी के मुख्य क्षेत्रों में स्थित संपत्तियां भी खरीद सकता था। अब वह मार्शल आर्ट के उच्चतम क्षेत्र की खोज में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में केवल ताकतवर ही जीवित रह सकते हैं। हुआक्सिया में अपने मामले पूरे होने के बाद वह कुनलुन पर्वत पर जाने की योजना बना रहा था। जब सान्या ने अर्जुन की बातें सुनी तो उसने डर से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। आप मुझे घर क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आप स्वामित्व हस्तांतरित करें। अर्जुन ने कहा, मैं आपका एक मकान से कहीं अधिक कर्जदार हूं। सान्या स्तब्ध रह गई। स्वाभाविक रूप से उसे 5 साल पहले जो हुआ था वह याद आ गया। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन दुखी हो, इसलिए उसने विषय बदल दिया। ये कैसा रहेगा? यह अफसोस की बात है कि वैसे भी इतने बड़े घर में कोई नहीं रहता, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। मैं कुछ साल पहले की गई अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जब रुक्सू वापस आएगी तो मुझे हर दिन उसके साथ बिस्तर साझा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और हम में से प्रत्येक को एक मिल सकता है। सान्या जाहिर तौर पर थोड़ी उत्साहित थी। वह बिस्तर पर ऐसे कूद पड़ी जैसे कोई बच्चा बिस्तर पर उछल रहा हो। कुछ ही देर बाद सान्या सीधे अपार्टमेंट में वापस गई और अपने कुछ कपड़े तथा अन्य आवश्यक सामान ले आई। उसने यहीं रहने का निर्णय लिया था। आराम और सुविधा की दृष्टि से यह स्थान उसके अपार्टमेंट से कहीं अधिक आरामदायक था। अर्जुन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार ये जगह अकेले रहने के लिए बहुत बड़ी थी। उसके कमरे में एक गुप्त कक्ष भी था जो लगभग 100 वर्ग मीटर का था, इसलिए वह वहां शांति से गोलियां परिष्कृत कर सकता था और खेती कर सकता था। वह पहले सान्या को यह बताना चाहता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन वह लड़की पेंटहाउस स्वीट में पूरी तरह से मोहित थी और उसने इस विषय पर बात ही नहीं की। इसे भूल जाओ, समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे। सान्या ने अपने कपड़े ठीक करने के बाद बाथटब में स्नान किया। पेंटहाउस स्वीट और 4 बाथरूम और उनमें से प्रत्येक में एक बाथटब था। यहाँ अगर कुछ और लोग भी रहते तो उन्हें पहले की तरह बाथरूम के लिए लड़ना नहीं पड़ता। सान्या, जो अभी अभी नहाकर आई थी, ने खुद को तौलिया में लपेट लिया और चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, छोटी चेन, परसों रुक्सू का जन्मदिन है। तुम रुक्सू को क्या देने जा रही हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं, उसके लिए चॉकलेट खरीदने की बचकानी हरकत मत करना। यह एक पुरानी प्रथा है। अर्जुन दंग रह गया। रोशनी का जन्मदिन तो परसों था, द्वंद्व युद्ध भी परसों था। दोनों बातें वास्तव में एक जैसी थीं। अध्याय 129 रिश्वतखोरी अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। सान्या ने चेहरे पर मास्क लगा लिया और वह संतुष्ट भाव से अपने कमरे में लौट आई। ऐसा करने से पहले उसने अर्जुन से मजाक में कहा, मैंने इतने सालों से जो सपना देखा था वह आखिरकार सच हो गया। ये सब तुम्हारी बदौलत है। ओह हाँ, ऐसी एकांत रात में जब एक पुरुष और एक महिला अकेले होते हैं तो अजीब चीजें हो सकती हैं। अर्जुन ने खड़े होने का नाटक किया, लेकिन सान्या ने अर्जुन की ओर जीभ निकाली और कोई गाना गुनगुनाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन असहाय भाव से अपनी नाक रगड़ता हुआ अपने कमरे में लौट आया। वह गुप्त कक्ष में घुस गया और साधना करने लगा। यद्यपि उसे चेन बाओगुओ को हराने की अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास था, फिर भी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। यदि कोई दुर्घटना घटित भी हो जाती तो भी उसके पास सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होता, जो था काला पत्थर, और वह समाधि का पत्थर जिसे सक्रिय किया जा सकता था।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये प्राचीन विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली थे। छोड़ो, ऐसी चीज़ों के बारे में सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अभी वह 7वें स्तर का आत्मा खोलने वाला क्षेत्र साधक था। उसने कुछ गोलियां खाने का फैसला किया और देखा कि क्या वह आज रात 8वें स्तर तक पहुंच सकता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और 9 स्वर्गों की रहस्यमय सूर्य तकनीक का संचार किया। एक हल्की लाल रोशनी उसके शरीर को ढक गई और उसके डेंटियन से एक शक्तिशाली आभा निकली। उसी समय काला पत्थर उड़कर अर्जुन के सिर के ऊपर मंडराने लगा। काले पत्थर से आध्यात्मिक क्यूई का एक धागा निकला और अर्जुन के माथे में घुस गया। अचानक पूरा कमरा लाल हो गया और अर्जुन की साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। अगले दिन अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और गंदी हवा का एक झोंका छोड़ा। एक रात की साधना के बाद वह सफलतापूर्वक आत्मा उद्घाटन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। जिस गति से मेरी साधना आगे बढ़ रही है वह बेहद तेज है। तार्किक रूप से कहें तो हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है और मुझे धीमी गति से साधना करनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। अर्जुन की नज़र काले पत्थर पर पड़ी। क्या ये तुम्हारी वजह से है? इस समय काला पत्थर वास्तव में ऊपर तैरने लगा और धीरे से हिलने लगा, मानो वह सिर हिला रहा हो। अरे, पत्थर हिल सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काला पत्थर फिर से चुप हो गया, मानो वह थोड़ा क्रोधित हो गया हो। अर्जुन काले पत्थर का अध्ययन जारी रखने ही वाला था कि उसने बाहर से सान्या की आवाज़ सुनी। अर्जुन, नाश्ते का समय हो गया है। ये हमेशा तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। मैं यहाँ हूँ। नाश्ते के बाद सान्या स्वर्गीय न्याय समूह में चली गई, जबकि अर्जुन ने कृतिका को गोलियां लेने के लिए बुलाया। 10 मिनट बाद कृतिका और एक अन्य व्यक्ति टॉमसन कॉन्डोमिनियम में पहुंचे और दरवाजे की घंटी बजाई। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और कृतिका उत्साहित होकर बोली, मिस्टर अर्जुन, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। कल की घटना के बाद तो कृतिका ने उससे बात करने का तरीका भी बदल दिया था। वह कल अपने नेता के शब्दों की गंभीरता को अच्छी तरह से जानता था। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि नेता अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छा सोचता था। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े 2 लोगों की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसने लापरवाही से टेबल से एक प्लास्टिक बैग उठाया और कृतिका को थमा दिया। कृतिका ने सोचा कि यह नाश्ता है और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मिस्टर अर्जुन, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने बेस पर नाश्ता किया है। अर्जुन दंग रह गया। उसने कृतिका की तरफ देखा और कहा, 200 गोलियां अंदर हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो भूल जाओ। गोलियां। कृतिका ने अनजाने में उसका हाथ बढ़ाया। क्या इतनी कीमती गोलियां वास्तव में प्लास्टिक की थैली में रखी गई थीं? यदि गोलियां संदूषित हों तो क्या होगा? कृतिका को होश आया और उसने प्लास्टिक बैग के अंदर संदेह से देखा। ऐसा करते ही उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बकवास! इस बच्चे ने वास्तव में औषधीय गोलियां अंदर डाल दीं। वह घबराया हुआ लग रहा था और उसने जल्दी से अपने साथी को निर्देश दिया, जल्दी करो। कार से ऑक्सीजन इंसुलेटेड डिवाइस लाओ। कैप्टन, लेकिन इस डिवाइस में वे रक्त के नमूने हैं जो हमने इस मिशन से एकत्र किए थे। इन्हें फेंक दो, कृतिका ने डांटते हुए कहा। रक्त के नमूने फिर से लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर गोलियों में कोई समस्या हो गई तो क्या होगा? जल्दी करो और जाओ। हाँ कप्तान। अर्जुन ने जब उनकी प्रतिक्रिया देखी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने उन्हें याद दिलाया, मैंने जो गोलियां रिफाइन की हैं वे इतनी कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें हवाबंद वातावरण की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में रख दें। चिंता न करें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो बस मुझे ढूंढें। जब कृतिका ने अर्जुन का आश्वासन सुना तो उसने राहत की सांस ली और अर्जुन को एक सामान्य सैन्य सलामी दी। ड्रैगन सोल कमांडो टीम की ओर से मैं आपके द्वारा किए गए हर काम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह मत दो। इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ। अर्जुन दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि कृतिका ने जल्दी से कहा, एक और बात है। नेता ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि चाहे चेन बाओगो और जियांग परिवार कल कोई भी चाल क्यों न चले, हम ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दरवाज़ा बंद हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी समय रिवर सिटी के एक चाय घर में चेन बाओगो और जियांग युवानली एक बूढ़े व्यक्ति के साथ एक मेज पर बैठे थे जिसकी आभा भयावह थी। बूढ़ा आदमी इस बार द्वंद्व युद्ध के रेफरी में से एक था, युआन जिंगफू। वह एक शीर्षस्थ विशेषज्ञ थे जिन्होंने एक बार हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 400 में प्रवेश किया था। जियांग युवानली को केवल 514वां स्थान मिला। और इतने सालों तक साधना करने के बाद भी वह शीर्ष 500 में भी प्रवेश नहीं कर सका। युआन जिंगफू पिछले 10 वर्षों से जियांगनान प्रांत में सक्रिय था तथा इस दौरान उसने जियांगनान प्रांत में अपना प्रभाव और आधार तैयार किया। इतना ही नहीं,
वह जियांगन प्रांत के मार्शल आर्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी थे। कई मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर्स तो मार्शल आर्ट एसोसिएशन में प्रवेश भी नहीं कर सके। इससे ये देखा जा सकता है कि युआन जिंगफू की पहचान कितनी महान थी। अपनी स्थिति के कारण युआन जिंगफू रिवर सिटी में मार्शल आर्ट क्षेत्र का प्रभारी था। जब तक मार्शल आर्ट क्षेत्र का उपयोग किसी चुनौती के लिए किया जाता था, तब तक वह द्वंद्व युद्ध का रेफरी होता था। इस समय युआन जिंगफू चाय के पौधे की पत्तियों से बनी एक महंगी चाय पी रहा था, जिसे चेन बाओगुओ वुई पर्वत से वापस लाया था। उसने अपने सामने खड़े दो लोगों को दिलचस्पी से देखा। आप दोनों ग्रैंड मास्टरों ने मुझे यहाँ सिर्फ चाय के लिए नहीं बुलाया है ना? चेन बाओगुओ ने जल्दी से एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला और उसे सावधानी से युआन जिंगफू के सामने रख दिया। बड़े युआन के सामने हम खुद को ग्रैंड मास्टर कैसे कह सकते हैं? हमें सिर्फ जूनियर ही माना जा सकता है। यह एक जूनियर की ओर से आपके लिए एक उपहार है, एल्डर युआन। युआन जिंगफू को पहले से ही ऐसी चीज़ों की आदत थी। कमज़ोर लोगों के लिए मजबूत लोगों का सम्मान करना और सुरक्षा की मांग करना सामान्य बात थी। उसने डिब्बा खोला और उस पर नज़र डाली। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आश्चर्य से बोला, 1000 साल पुराना आत्मा खोजने वाला जिनसिंग। कितना बढ़िया तोहफा है। आत्मा की खोज करने वाले जिनसिंग का एक मार्शल कलाकार की सफलता के बाद एक अत्यंत मजबूत स्थिरीकरण प्रभाव था, और युआन जिंगफू के वर्तमान स्तर पर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। 1000 वर्ष से अधिक पुराना पत्थर भी मिलना अत्यंत दुर्लभ था। ये महंगा नहीं है, ये महंगा नहीं है। केवल एल्डर युआन ही इस चीज के लायक है। युआन जिंगफू ने चेन बाओगुओ को गहराई से देखा और सिर हिलाया। तुम बुरे नहीं हो। जब तुम थोड़े मजबूत हो जाओगे तो तुम जियांगन प्रांत के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हो। चेन बाओगुओ का चेहरा लाल हो गया। वह ये सुनकर स्पष्ट रूप से उत्साहित था। कुछ ही देर बाद उसे यहाँ आने का अपना सबसे बड़ा उद्देश्य याद आ गया और उसने जल्दी से कहा, बड़े युआन, कल इस जूनियर और उस बच्चे के बीच द्वंद्व युद्ध है। युआन जिंगफू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बेशक वह समझ गया कि दूसरे पक्ष के इरादे क्या थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह लड़का सिर्फ 20 साल का है और अभी तक उसके बाल भी नहीं बढ़े हैं। क्या तुम्हें उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं है? चेन बाओगुओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं एल्डर युआन, उस बच्चे को नीची नज़र से मत देखो। मैंने सुना है कि उसने नीलामी से एक जादुई गोली प्राप्त की है। इसे लेने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। मुझे डर है कि यह बच्चा मुझसे लड़ने के लिए इस तरह की अनुचित गोली का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा उस बच्चे ने पहले ही कहा है कि वह मुझे मार्शल आर्ट के मैदान में मार देगा। उसने ये भी दावा किया कि अगर एल्डर युआन भी वहां होता तो भी तुम उसे नहीं रोक पाते। ये वही बकवास है जिस पर चेन बाओगुओ और जियांग युवानली ने कल अर्जुन का नाम खराब करने के प्रयास में चर्चा की थी। जब युआन जिंगफू ने सुना कि अर्जुन एक निषिद्ध गोली का उपयोग कर रहा है तो उसने ठंडी सांस ली और अपनी हथेली मेज पर पटक दी। उसने ऐसी बात कहने की हिम्मत की, मेरे रहते हुए अगर वह तुम्हें निषिद्ध गोली का उपयोग करके हरा देता है तो मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने और उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। अध्याय 130 गड़गड़ाहट का समय। चेन बाओगुओ ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ऐसे विशेषज्ञ के नेतृत्व में अर्जुन के जीतने की क्या संभावना थी? युआन जिंगफू को अचानक कुछ याद आया। उसने चेन बाओगुओ की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, इस बार चुनौती की शुरुआत तुमने की। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन के साथ तुम्हारा खून का झगड़ा हो? जब चेन बाओगुओ ने यह सुना तो उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। इस लड़के ने मेरे बेटे और पोते को मार डाला। इसने मेरे चेन परिवार की वंशावली को खत्म कर दिया। मैं इसका बदला कैसे नहीं ले सकता? युआन जिंगफू दंग रह गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, जियांग युवानली ने भी कहा, इस बच्चे का व्यक्तित्व हिंसक है और वह बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है। उस दिन मेरे सबसे छोटे बेटे जियांग वेनलिन ने नीलामी में एक गोली जीती थी। इस बच्चे ने उस गोली के लालच में मेरे बेटे को बेरहमी से मार डाला। यह आदमी प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया का एक बदमाश है। हिस, युआन जिंगफू ने ठंडी सांस ली। अर्जुन नाम का ये लड़का बहुत घमंडी और दुष्ट था। उसने वास्तव में रिवर सिटी के शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स के बेटों को मार डाला था और इसके परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। उसके दिल में भी गुस्सा झलक आया। उसने उन दोनों से वादा किया, चिंता मत करो, कल का मामला मुझ पर छोड़ दो। कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। इस तरह के नीच प्राणी को अपमानित करके मार दिया जाना चाहिए। जियांग युवानली ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। फिर उसने ताली बजाए और कमरे के बाहर खड़े लोगों से कहा, उसे अंदर ले आओ। कुछ ही सेकंड बाद 3 सुडौल महिलाएं अंदर आईं। वह एल्डर युआन की पसंद को समझता था। खेती में रुचि रखने के अलावा उसे महिलाओं में भी रुचि थी।
यद्यपि वह बहुत बुरा था, एक प्राचीन मार्शल कलाकार के रूप में उस पहलू में उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत थी। बड़े युआन जियांग युवानली ने सम्मानपूर्वक कहा, ये तीनों जियांगबेई विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वे अभी भी युवा हैं और हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहे हैं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो वे आपसे निजी तौर पर कुछ बातें चर्चा करना चाहेंगे। युआन जिंगफू की आंखें चमक उठी जब उसने तीनों युवतियों को देखा। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल विश्वविद्यालय के छात्र सीखने के लिए उत्सुक हैं। एक बुजुर्ग के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें पढ़ाते समय कंजूसी नहीं करूंगा। टॉमसन कॉन्डोमिनियम के शीर्ष तल पर अर्जुन को रजत शेनॉय का फोन आया। हेवनली जस्टिस ग्रुप के 2 उत्पाद पहले ही सफलतापूर्वक दाखिल हो चुके थे और उन्हें लाइसेंस के लिए स्वीकृति भी मिल गई थी। रजत शेनॉय को फोन पर यह बात जानकर आश्चर्य हुआ। आखिरकार, यदि उसने अपने संपर्कों का उपयोग भी किया होता तो भी इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता। हालांकि अर्जुन किसी तरह एक दिन में ही यह काम पूरा करने में सफल हो गए। लाइसेंस हाथ में आने से असेंबली लाइन का काम बहुत तेजी से पूरा हो सकेगा और उत्पादन का समय भी बहुत कम हो जाएगा। सान्या ने पहले ही मार्केटिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि इन उत्पादों को सफलतापूर्वक लॉन्च होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसके बाद अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब रोशनी ने वीडियो कॉल पर विला में बिताए अपने उबाऊ दिनों की शिकायत की। पिछले कुछ दिनों में जियांगनान प्रांत से कई युवा प्रतिभाएं पहली बार रिवर सिटी आई थीं। उनमें से ज्यादातर रोशनी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए थे। इसलिए रोशनी को उसकी माँ या तो ये या वह देखने के लिए खींच कर ले जाती थी। सक्सेना परिवार को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि परिवार का विकास अवरुद्ध हो चुका है, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति और प्रभाव को मजबूत करने के लिए नेटवर्किंग और संबंधों पर निर्भर रहना होगा। वैसे अर्जुन, मेरी माँ ने आज मुझसे कहा कि तुम शायद मेरे जन्मदिन पर नहीं आ पाओगे। क्या ये सच है? काफी देर तक बातचीत करने के बाद आखिरकार रोशनी ने काम की बात शुरू की। यही वह बात थी जो वह सबसे ज्यादा जानना चाहती थी। अर्जुन कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। अर्जुन का आश्वासन सुनकर रोशनी ने राहत की सांस ली। फिर उसकी चमकीली आंखें हल्की सी झपक उठीं। क्या आप मुझे पहले से बता सकते हैं कि आप मुझे कल क्या देंगे? अर्जुन ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, यह उपहार केवल तुम्हारा ही होना चाहिए। अर्जुन, ये तो मुझे कुछ न बताने के समान है। रोशनी ने भौहें सिकुड़ी और गुस्सा होने का नाटक किया। किसने सोचा होगा कि ठंडे और अहंकारी सीईओ का इतना चंचल पक्ष भी होगा। आपकी आपत्ति अमान्य है। फिर वीडियो कॉल समाप्त हो गई। फिर अर्जुन ने अलमारी से एक कछुए का खोल और 3 तांबे के सिक्के निकाले। उसने उन्हें उछाला और अपनी उंगलियों से हाथ की मुहर लगाई, जिससे कल का भविष्य जानने की कोशिश की जा सके। हालांकि कछुए के खोल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सबसे अजीब बात यह थी कि तीनों तांबे के सिक्के किसी भी तरफ नहीं गिरे। इसके बजाय वे जिस मेज पर गिरे उसके लंबवत खड़े रहे। पिछले 5 वर्षों से यही स्थिति थी। पहले तो अर्जुन को थोड़ी जिज्ञासा हुई, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई। बूढ़े आदमी ने कहा कि स्वर्गीय दाव भी मेरे भाग्य को छूने के योग्य नहीं है। क्या ये वास्तव में सच है? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गए। अगले दिन सुबह 10 बजे अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी हत्या करने की नीयत बाहर आ गई। अब चलने का समय हो गया है। अर्जुन उठ गया। सान्या ने उसके लिए लिविंग रूम में नाश्ता रख दिया था। टेबल पर एक नोट भी रखा था जिसमें अर्जुन को याद दिलाया गया था कि अगर उसका नाश्ता ठंडा हो तो उसे माइक्रोवेव में गर्म कर लें। सान्या को तो ये भी चिंता थी कि अर्जुन को माइक्रोवेव का उपयोग करना नहीं आता, इसलिए उन्होंने नोट पर विशिष्ट चरण लिख दिए। क्या ये लड़की सचमुच सोचती है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? सान्या का नाश्ता खत्म करने के बाद अर्जुन हमेशा की तरह नीचे चला गया। वह टैक्सी बुलाने ही वाला था कि उसने प्रवेश द्वार पर एक काली मर्सिडीज बेंज खड़ी देखी। कार के बाहर एक जानी पहचानी महिला खड़ी थी। वह जिन लेंग्यान थी। जब जिन लेंग्यान ने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत उसके पास गई। मिस्टर अर्जुन, क्या आप सचमुच मार्शल आर्ट के मैदान में जा रहे हैं? मैं और कहाँ जाऊंगा? अर्जुन ने कंधे उचकाए। जिन लेंग्यान जानती थी कि अब अर्जुन को मनाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने अर्जुन के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। मिस्टर अर्जुन, मैं आपको वहां भेज देता हूं। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह अर्जुन को दी जाने वाली उसकी आखिरी सेवा होगी। ठीक है, अर्जुन ने शांति से कहा। कार में बैठते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिन लेंग्यान ने कई बार अर्जुन से पूछना चाहा कि क्या उसकी कोई अधूरी इच्छा है, लेकिन हर बार वह शब्दों को निगल जाती थी। सांस। उसके पिता ने उसे याद दिलाया था कि अब उसे अर्जुन से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है।
हालांकि जब भी वह सोचती कि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे गिर जाएगा, तो उसे अभी भी यह अफसोस होता था। आधे घंटे बाद कार धीरे धीरे रुकी। श्री अर्जुन, हम यहाँ हैं। ठीक है। अर्जुन कार से बाहर निकला और उसने देखा कि यह जगह फुटबॉल स्टेडियम जैसी लग रही थी। स्टेडियम के बीच में विशाल चट्टानों से बना एक अखाड़ा था। अखाड़े के चारों ओर तलवारों के निशान और क्षति के निशान थे। ये थोड़ा प्राचीन लग रहा था, शायद इसलिए कि मार्शल आर्ट क्षेत्र का उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं किया गया था। ये पहले से ही धूल से ढका हुआ था। इतना ही नहीं, अर्जुन ने यह भी देखा कि अखाड़े के चारों ओर बहुत से लोग जमा थे। उनमें से अधिकांश प्राचीन युद्ध कलाकार थे और अधिकांशतः काफी कमजोर थे। वे स्पष्टतः एक अच्छा शो देखने के लिए यहाँ आए थे। बेशक कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी थे जिनकी ताकत का अर्जुन ठीक से निर्धारण नहीं कर सका। अर्जुन की नज़र अचानक कुछ दिशाओं में घूमी और उसे कई परिचित चेहरे दिखाई दिए। शंकर बंसल और उनका परिवार, भव्या सिंह, लोकेश और कृतिका, देवव्रत शर्मा और उनके पुत्र जो फुलू, शरण्या को बड़ा आदमी, जरा ठहरिए। अचानक अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र काले कपड़े पहने, धूप का चश्मा और टोपी पहने एक कुबड़े आदमी पर पड़ी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे निश्चित रूप से लगेगा कि यह आदमी कुबड़े आदमी का अधीनस्थ है। हालांकि हकीकत में अर्जुन जानता था कि यह आदमी वास्तव में राजवीर राणा था। जियांगनान प्रांत के प्रसिद्ध राजवीर राणा। अध्याय 131 द्वंद्व भाग 1। यह आदमी यहाँ क्यों था? जैसे ही उनकी नजरें मिली, राजवीर राणा ने अर्जुन की ओर सिर हिलाया। अर्जुन को यह अच्छी तरह पता था कि अगर अखाड़े में उसे कुछ हो गया तो राजवीर राणा उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाएगा। इसी समय कृतिका उसके पास आए और उसके हाथ में कुछ लेकर उसकी ओर लहराए। अगर कुछ हुआ तो चिंता मत करना मिस्टर अर्जुन, मैं उन्हें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या इनमें से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता? अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। इसी समय भीड़ में अचानक हंगामा मच गया। अर्जुन ने शोरगुल की दिशा में देखा और देखा कि 3 वृद्ध व्यक्ति पारंपरिक वस्त्र पहने हुए युद्ध कला के मैदान की ओर आ रहे हैं। उन 3 बूढ़े लोगों के इर्द गिर्द मार्शल आभा बेहद मजबूत थी और बीच में जो था वह विशेष रूप से मजबूत था। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने की कगार पर था। दूसरा पक्ष शायद दशकों से ग्रैंड मास्टर रहा होगा और अर्जुन को उससे खतरा महसूस हो रहा था। ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था जिससे अर्जुन को उस स्थान को छोड़ने के बाद मुलाकात हुई थी। बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से युआन जिंगफू था। अर्जुन का वर्तमान साधना स्तर स्वयं आत्मा उद्घाटन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ना आसान नहीं होगा। तीनों बुजुर्गों ने शांत भाव से अर्जुन की ओर देखा। जब वे मार्शल आर्ट के मैदान के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने अपनी क्यूई इकट्ठी की और 3 मीटर ऊंचे मार्शल आर्ट के मंच पर छलांग लगा दी। केवल इस कदम ने ही असंख्य मार्शल कलाकारों को ताली बजाने और जयकार करने पर मजबूर कर दिया। युआन जिंगफू के झुर्रियों वाले चेहरे पर ठंडक की झलक दिखी। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अचानक उसे बंद कर लिया। दर्शक तुरंत चुप हो गए। मार्शल आर्ट क्षेत्र के रेफरी के रूप में मैं, युआन जिंगफू, निश्चित रूप से निष्पक्षता के लिए प्रयास करूंगा और व्यवस्था बनाए रखूंगा। अगर कोई भी मार्शल आर्ट क्षेत्र के नियमों को तोड़ता है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, तो उसे मार दिया जाएगा। अन्य 2 बूढ़ों ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही। जिन लकनज्ञान ने अर्जुन की भौहें सिकुड़ी और समझाया, ऊपर के 3 लोग इस बार तुम्हारे द्वंद्व युद्ध के लिए 3 रेफरी हैं। वे युआन जिंगफू, वांग जिक्सिन और कुणाल गुप्ता हैं। यह उल्लेखनीय है कि वे तीनों ही हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 500 में हैं। बुजुर्ग युआन जिंगफू सबसे भयानक है। वह एक बार ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 4.00 में शामिल हुआ था। उसकी वर्तमान रैंकिंग के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह मजबूत हो गया है, जबकि अन्य सोचते हैं कि चोट के कारण उसकी ताकत कम हो गई है। हालांकि वह जियांगन प्रांत के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी है, जो एक बेहद शक्तिशाली गुट है। अगर आपको बाद में मौका मिले तो इस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करें, या कम से कम विनम्र रहें। चीजों पर इस व्यक्ति की राय और रुख को बहुत सम्मान दिया जाता है। वह खुद को क्या समझता है? मैं उसे क्यों खुश करूं? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। जब जिन लेंग्यान ने यह सुना तो वह इतनी डर गई कि उसने लगभग अर्जुन का मुंह ढक दिया। अगर युआन जिंगफू ने यह बात सुन ली तो अर्जुन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसके अलावा आपको कुणाल गुप्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। गुप्ता परिवार जियांगन प्रांत में एक मार्शल आर्ट परिवार है जिसकी नींव बहुत मजबूत है। इस व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना अच्छा रहेगा। अगर यह व्यक्ति आपकी रक्षा करना चाहता है तो चेन बाओगो आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा।
जिनलेंग्यान और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मार्शल आर्ट के मैदान के ऊपर लगी घंटी अचानक बज उठी। अर्जुन, चेन बाओगुओ, कृपया मंच पर आओ, युआन जिंगफू की अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। कुछ ही क्षणों बाद चेन बाओगुओ एक कदम आगे बढ़ा और मंच पर आ गया। दर्शकों ने तुरंत जयकारे लगाए। ग्रैंडमास्टर चेन बहुत शक्तिशाली हैं। ग्रैंडमास्टर चेन, मल्होत्रा परिवार के उस कूड़े को मार डालो। कुछ ही देर बाद अर्जुन भी आ गया। कुछ ही देर में हर जगह से जय जयकार की आवाजें उठने लगीं। कुछ लोग तो अर्जुन का बेरहमी से मजाक उड़ाने लगे। ये कूड़ा कचरा ग्रैंडमास्टर चेन के साथ एक ही मंच पर खड़े होने के लायक कैसे हो सकता है? वाकई बेशर्म। मुझे लगता है कि वह मरने से पहले मशहूर होना चाहता है। एक तरह से यह इसके लायक है। हाँ, मैंने पहली बार मशहूर होने का ऐसा तरीका देखा है। भीड़ की गालियों के बीच कुणाल गुप्ता ने उनकी ओर ठंडी निगाह से देखा। शोरगुल। अगर कोई और बकवास करेगा तो मैं उसे तुरंत मरवा दूंगा। भीड़ तुरंत शांत हो गई। कुणाल गुप्ता ने अर्जुन और चेन बाओगुओ के लिए हस्ताक्षर करने हेतु 2 अनुबंध निकाले। कुणाल गुप्ता ने कहा, मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हैं। सब कुछ मृत्यु के बिंदु पर समाप्त होता है, जिसमें नफरत भी शामिल है। धन्यवाद ग्रैंडमास्टर वू। चेन बाओगुओ ने कुणाल गुप्ता की ओर हाथ जोड़कर एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। कुणाल गुप्ता ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने उदासीन अर्जुन की ओर देखा, आह भरी, और फिर मंच के किनारे लौट गया। तभी घंटी बजी। द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। चेन बाओगुओ ने अर्जुन को क्रोध भरी आंखों से देखा। मेरे बेटे और पोते ने आपको कैसे नाराज किया? अर्जुन ने अपना सिर उठाया और चेन बाओगुओ की ओर उदासीनता से देखा। उन्होंने इसके लिए कहा था। ये वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और रिवर्सिटी का चेन परिवार इतिहास बन जाएगा। ये सुनकर न केवल चेन बाओगुओ हंसे, बल्कि मंच के नीचे मौजूद सभी लोग भी हंस पड़े। इस द्वंद्व का परिणाम दिन के समान स्पष्ट था। फिर भी यह बच्चा वास्तव में शेखी बघार रहा था कि वह चेन बाओगुओ को मारना चाहता था। क्या वह सपना देख रहा था? यहाँ तक कि जिनलेंग्यान भी अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। चेन बाओगुओ की मुस्कुराहट जम गई और उसने अपनी ठंडी हत्या की मंशा जाहिर कर दी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। आओ, मुझे दिखाओ कि ध्रुव मल्होत्रा का बेटा कैसा कुत्ता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चेन बाओगुओ आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपनी आभा और शक्ति का प्रदर्शन किया, उसकी आंखों की ठंडी चमक और भी तीव्र हो गई। जब से मैंने उन्हें आखिरी बार देखा है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन ग्रैंडमास्टर चेन बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये सब तुरंत खत्म हो जाएगा। मंच के नीचे किसी ने आह भरी। अर्जुन ने जब आभा को महसूस किया तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चेन बाओगुओ उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मरना। अर्जुन पर एक जोरदार मुक्का फेंका गया, लेकिन उसने उसे चकमा दे दिया। हालांकि उसने पलटवार नहीं करने का फैसला किया। अरे कमीने, चकमा देना बंद करो और मर्द की तरह लड़ो। चेन बाओगुओ क्रोधित हो गया। अर्जुन की हरकतें बहुत अजीब थीं। वह उस आदमी के कपड़े भी नहीं छू सकता था। धत्तेरी की।